जुनूनियत, इश्क और बदले की। दोस्तों, यह कहानी मेरी नई कहानी है। पुरानी कहानी रंजिश वाली मोहब्बत समाप्त हो चुकी है, जिसका दूसरा सीज़न जब मेरे 500 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तब आएगा। तब तक आप इस नई कहानी के मज़े लीजिए। ये नई कहानी है जुनूनियत, इश्क और बदला। ये इश्क और बदले की ऐसी बेपनाह इश्क की दास्तान है जो आप सभी को बेहद पसंद आएगी। तो देर किस बात की, चलिए कहानी को शुरू करते हैं। इस कहानी के भाग जल्द से जल्द पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो ये कहानी के भाग रोज अपलोड किए जाएंगे, नहीं तो टारगेट देखकर कहानी के भाग अपलोड करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जुनूनियत, इश्क और बदले की एपिसोड नंबर 9। शिवांगी ने नोटिस कर लिया था कि ज़रूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि शिवांश का चेहरा बहुत कुछ कह रहा था। वह खुश होकर भी खुश नहीं था। कोई बात ज़रूर थी जो उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। तभी शिवांगी शिवांश से बोली, अब आगे। सभी लोग बैठे चाय पी रहे थे। तभी शिवांगी राघव और ऋषिता की तरफ देखते हुए बोली। शिवांगी बोली, पापा, श्रेयांश आपके साथ क्यों नहीं आया? राघव, क्या बात है, बताओ। राघव बोला, यह तो आपको उसके आने पर ही पता चलेगा दीदी। उसने कहा है आपके लिए सरप्राइज़ है, पर अगर आप लोगों को भी सच बता दूंगा तो प्रॉमिस करिए कि आप लोग उसे बिल्कुल नहीं पता लगने देंगे कि मैंने आपको सच बता दिया है। शिवांगी बोली, ठीक है, पर बात क्या है बताओ। राघव बोला, वह हमारे साथ ही आया था, लेकिन एयरपोर्ट से वह अपने किसी एक दोस्त से मिलने चला गया। अब वो लड़का है या लड़की, यह तो उसने हमें भी नहीं बताया, पर देखना पक्का किसी लड़की का चक्कर होगा बाबू भैया। इतना सुनते ही शिवांगी अपने सर पर हाथ रख कर बोली। शिवांगी बोली, क्या करूं मैं इस लड़के का? कितनी पड़ी है इसे शादी की, अपने पापा पर गया है। इतनी सारी हंसी मजाक होने के बीच भी शिवांश का चेहरा थोड़ा परेशान था। उसे परेशान देख शिवांगी सीधे ही शिवांश से बोली। शिवांगी बोली, शिवांश, क्या बात है, तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो? शिवांश बोला, ऐसी कोई बात नहीं है जान, सब ठीक है, एवरीथिंग इज़ नॉर्मल। शिवांगी बोली, अगर सब नॉर्मल है तो तुम्हारे चेहरे पर इतनी टेंशन क्यों दिख रही है, जिसे तुम छुपाने की नाकाम कोशिश कर रहे हो? चलो बताओ, क्या बात है? शिवांश समझ चुका था कि अब झूठ बोलने का कोई फ़ायदा नहीं और ना ही बात छुपाने का, क्योंकि शार्विल और काव्या मुंबई पहुंच चुके थे। थोड़ी देर में वह लोग भी घर पहुंच जाते। इसलिए उसने अरमान की तरफ देखा और अरमान को कुछ इशारा किया। अरमान शिवांश के इशारे को समझ चुका था। वह वहाँ से थोड़ी देर के लिए किसी काम का बहाना करके निकल गया, और वह किस काम के लिए निकल गया यह थोड़ी देर में पता चलेगा। शिवांश ने सबको वहाँ पर बैठाया और फिर बोला, मुझे आप सबसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। शिवांगी, तुम बैठो। रवीना, एक काम करो, सभी बच्चों को उठा लो। यह बात सबके सामने हो जाए तो बेहतर होगा। रवीना ने हाँ में सर हिलाया और उसके बाद आरोही रियांश और शिवांक के कमरे में चली गई और उन्हें उठा कर ले आई। सभी लोग हॉल में पहुंच चुके थे। तभी आरोही शिवांश की तरफ देखते हुए बोली, पापा, इतनी सुबह सुबह क्यों बुलाया है? क्या बात हो गई? सब ठीक तो है ना? आद्या दी कहाँ है? तभी पीछे से आद्या बोलती हुई आई। आद्या बोली, मैं यहाँ हूँ। इतनी अर्जेंट में बुलाया, क्या बात हो गई छोटे पापा? शिवांश बोला, मुझे आप सबसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, शार्विल के बारे में। जैसे ही शार्विल का नाम आया तो राघव और ऋषिता का चेहरा की हवाइयाँ बदल गई। इशिता बोली, शार्विल के बारे में? शिवांश इशिता के पास आया और बोला, इशिता, शार्विल दिव्यांश की शादी में गया था, लेकिन वहाँ कुछ प्रॉब्लम हो गई और शार्विल को काव्या से शादी करनी पड़ी। जैसे ही इशिता और राघव ने यह सुना तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। इशिता के तो भाव ही बदल गए। इशिता बोली, पर ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे कैसे मेरे बेटे की शादी कोई कर सकता है बिना मेरी मर्जी के? जीजा जी, यह क्या बात हुई? ना हमारी फैमिली में से वहाँ कोई है, और ऐसे कैसे शार्विल शादी कर सकता है? तभी शिवांश बोला, मुझे भी यह बात कल पता चली। शार्विल का फ़ोन आया था। शार्विल ने सारी कंडीशन बताई कि वहाँ क्या सिचुएशन हुई थी और उसे क्यों मजबूरी में शादी करनी पड़ी। देखो इशिता, तुम्हें बताने के पीछे मेरा कोई गलत इंटेंशन नहीं है, ना ही मैं शार्विल के द्वारा किए गए काम को सही ठहरा रहा हूँ, पर अब जो हो गया, हमें लगता है सच्चाई को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। काव्या बहुत अच्छी लड़की है, एक अच्छी डॉक्टर है, संस्कारों से भरी है।
तभी इशिता बोली, पर जीजा जी वह दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं करते। शादी कोई बच्चों का खेल नहीं है कि अब मनाया कर ली, जब मनाया छोड़ दिया। तभी इशिता को शांत करते हुए राघव बोला, तुम शांत हो जाओ, हाइपर मत हो, एक बार शार्विल को घर आने दो, हम उससे बात करेंगे। तभी शिवांगी बोली, यह बात मुझे कल क्यों नहीं बता सकते थे शिवांश? जान सकती हूँ। शिवांश बोला, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी, डॉक्टर ने तुम्हें स्ट्रेस देने से मना किया था, इसलिए तुम्हें यह बात नहीं बताई। सोचा था सबके साथ बताऊंगा। देखो शिवांगी, जो होना था सो हो गया, काव्या को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, मुझे तो यही लगता है। और रही बात कि उन दोनों को एक दूसरे से प्यार नहीं, लेकिन एक दूसरे के लिए बहुत अच्छे लाइफ पार्टनर वह दोनों बनेंगे। मैं काव्या से एक बार मिला हूँ, याद है मेरे बिजनेस पार्टनर उमेश जी के बेटे का एक्सीडेंट हुआ था तो काव्या ने ही उनकी सर्जरी की थी। वह एक बेस्ट न्यूरो सर्जन है, बोलने के लिहाज से, बात करने के लिहाज से, बड़ों को आदर देने के लिहाज से, वह हर लिहाज से अच्छी लड़की है। मुझे तो वह शार्विल के लिए कब का पसंद आ गई थी। फिर पता चला कि वह अपने कलीग से प्यार करती है और उन दोनों की शादी होने वाली है। पर देखो, होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। देखो शिवांगी, इशिता, राघव, पापा वह दोनों अभी थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। शार्विल को समझ नहीं आ रहा था कि वह आप लोगों को फेस कैसे करे। इशिता, मैं जानता हूँ हर माँ की अपनी ख्वाहिशें होती हैं अपने बच्चों को लेकर, तुम्हारी भी होगी। तुम्हारा इकलौता बेटा है, हमारी भी है, आखिर शार्विल हमारा भी बेटा है। मैं बस यही कहूँगा कि तुम खुले दिल से उन दोनों के रिश्ते को स्वीकार करो। देखो, उस बच्ची ने बहुत कुछ सहा है। इतना कहकर शिवांश ने सारी घटना पूरे परिवार को सुना दी जो शादी में हुई। उस घटना को सुनकर तो एक पल के लिए काव्या से हर किसी को एक अलग सा लगाव हो गया था। वहीं जब इशिता ने दिव्यांश की माँ की हरकत सुनी तो उसे उन पर बहुत गुस्सा आया। सारा सच जानने के बाद शिवांश फिर बोला, हमें काव्या को एक अपना माहौल देना होगा, एक अपनापन, प्यार भरा माहौल। हमें यह कोशिश करनी होगी कि वह जल्द से जल्द अपने इस रिश्ते को स्वीकार करे। एक बार अगर वह अपने इस रिश्ते को स्वीकार कर लेते हैं तो हम चाहें तो उन दोनों की दोबारा शादी करवा सकते हैं, क्योंकि इस स्टेज पर उन दोनों की शादी फिर से करवाना कोई फ़ायदे का सौदा नहीं, तो बिल्कुल भी नहीं है। दोनों एक दूसरे को नहीं जानते, दोनों ही शादी को एक्सेप्ट करने में बहुत टाइम लगाने वाले हैं। इतना आसान नहीं है दोनों के लिए, तो मेरी मानो उन दोनों को थोड़ा वक्त दे दो। इशिता थोड़ा शांत थी जो अचानक बोली। इशिता बोली, मुझे यह रिश्ता मंजूर है, मैं उन दोनों को यह मौका देना चाहती हूँ जीजा जी। शार्विल की ज़िंदगी में वैसे भी कोई लड़की नहीं है, पर काव्या एक अच्छी लड़की है जो मेरे शार्विल की ज़िंदगी को और बेहतर बना सकती है, तो मुझे इससे कोई एतराज़ नहीं है। मैं काव्या को बहू के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। तभी शिवांश ने इशिता के सर पर हाथ फेरा और बोला। शिवांश बोला, मुझे तुझसे यही उम्मीद थी इशिता, अगर सास माँ बन जाए तो काव्या के लिए सामंजस्य बिठाना बहुत आसान होगा। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम इस बात को अच्छे से समझ गई। शार्विल और काव्या थोड़ी ही देर में घर पहुँच जाएंगे। अगर आप सब लोग इस रिश्ते से खुश हैं और रिश्ते को अपनाना चाहते हैं तो काव्या को यह नहीं लगना चाहिए कि यह रिश्ता मजबूरी में चल रहा है या आप लोगों को उसकी और शार्विल की शादी से एतराज़ है। बाकी जब आप काव्या से मिलेंगे तो आप लोग खुद ही समझ जाएंगे कि मैं काव्या की इतनी साइड क्यों ले रहा हूँ। शिवांगी शिवांश की तरफ देखते हुए बोली, मुझे आप पर पूरा भरोसा है शिवांश, अब तब बस इंतज़ार है शार्विल और काव्या के घर आने का। तभी अरमान पीछे से आया और बोला, चिंता मत करो, 15 मिनट में दोनों पहुंच रहे हैं, मेरी फ़ोन पर बात हो गई है। दरअसल उस समय शिवांश ने अरमान को शार्विल से फ़ोन पर बात करने के लिए भेज दिया था कि अभी वह घर पर बात कर रहे हैं। घर का माहौल थोड़ा शांत होने के बाद ही वह एयरपोर्ट से घर के लिए निकले। तब तक वहाँ के किसी नज़दीकी स्टे हाउस में रुक सकते हैं या फिर एयरपोर्ट के लॉन्च एरिया में रुक सकते हैं। अरमान घर पर सारी बातों को नज़र रखे हुआ था। जैसे ही सभी ने शादी को एक्सेप्ट किया वैसे ही अरमान ने उन दोनों को घर आने के लिए कह दिया। नई बहू की गृह प्रवेश की तैयारी हो चुकी थी। 15 मिनट में जितनी भी छोटी मोटी तैयारियां हो सकती थी वह की गई। इशिता और शिवांगी ने जल्दी से पूजा पाठ की और उसके बाद इशिता ने हाथों में आरती की थाल ली और उसके बाद दरवाजे की तरफ गई जहां शार्विल और काव्या घर पहुंच चुके थे। उन दोनों के साथ कोई और भी था जिसे देखकर सबकी नज़रें उस पर टिक गई। तभी शिवांश और शिवांगी मुस्कुराते हुए अपने सामने खड़े उस इंसान से बोले। शिवांगी बोली, इसका मतलब तुम्हें भी इस बारे में पता था श्रेयांश? श्रेयांश बोला, नहीं माँ, मुझे बस एयरपोर्ट पर पता चला। मैं वहाँ किसी दोस्त का इंतज़ार कर रहा था कि मेरी नज़रें किसी और पर ही टिक गई। देखा तो शार्विल भाई वहाँ भाभी के साथ बैठे हुए हैं, फिर मैं भाई और भाभी को लेकर आ गया। देखो मैं आपका कितना अच्छा बच्चा हूँ, बिल्कुल आज्ञाकारी। शिवांगी बोली, हाँ हाँ बहुत अच्छा बच्चा है, रुक तू, तुझे बताती हूँ मैं।
पर जिससे मिलने वाला था अपने दोस्त से, कहाँ है वो? कहे तो उसका भी गृह प्रवेश करवा देती हूँ। श्रेयांश बोला, हाय मेरी माँ, आपके मुंह में रसगुल्ला, पर मैं बहुत अच्छा बच्चा हूँ। जब तक बड़े भाइयों की शादी नहीं होगी तब तक मैं शादी नहीं करूँगा, इसलिए मैं बस आपसे उसे मिलाने लाया हूँ, पर मिलवाऊंगा रात को पार्टी में। इतना सुनते ही शिवांगी अपने सर पर हाथ रखते हुए बोली। शिवांगी बोली, हे भगवान, क्या खाया था मैंने इसे पैदा करते समय। शिवांश बोला, तुम पर ही गया है पूरा का पूरा, देख लो शक्ल से। शिवांगी बोली, हाँ पर हरकतें तो तुम पर गई हैं। इतना सुनते ही शिवांश ने मुंह बना लिया। थोड़ी ही देर में काव्या और शार्विल का गृह प्रवेश हुआ। इशिता ने नई बहू की आरती की और उसके बाद काव्या चावल से भरे कलश को बिखेरते हुए आरती के पानी से छाप बनाकर अंदर की तरफ आने लगी। काव्या के चेहरे पर इस समय कोई भाव नहीं दिख रहा था। सब उसके अंदर के जज्बातों को समझ रहे थे, पर सब नॉर्मल दिखाने की कोशिश कर रहे थे ताकि काव्या को इनकम्फर्टेबल फील ना हो। काव्या धीरे धीरे सबसे मिली, सबसे पहले इशिता और उसके बाद बाकी सबसे। इशिता शिवांगी और रवीना उसे मंदिर में ले गए, जहां उसने और शार्विल ने हाथ जोड़ा और भगवान से आशीर्वाद लिया। उसके बाद वह और शार्विल दोनों को ही रूम में भेज दिया गया ताकि दोनों ही सफ़र से आए हुए हैं और फ्रेश हो जाएं। उसके बाद बाकी की रस्में की जाएंगी। थोड़ी देर में आद्या और आरोही दोनों ही काव्या को लेकर शार्विल के रूम में चले गए। उन दोनों को फ्रेश होने के लिए कमरे में भेजते ही इशिता शिवांगी से बोली। इशिता बोली, दीदी, मुझे लगता है हमें शादी को एक मौका देना चाहिए। शायद जीजाजी सही कह रहे हैं। काव्या को देखकर साफ पता चल रहा है कि वह भी टूटी हुई है, पर पहले मैं उसके घर वालों से भी बात करना चाहती हूँ। तभी शिवांश बोला, उसकी चिंता मत करो, मैं काव्या के घर वालों को मुंबई बुला लिया है। पार्टी में भी इनवाइट हो जाएंगे और हम पार्टी में शार्विल और काव्या की शादी के अनाउंसमेंट भी कर देंगे। मैं नहीं चाहता काव्या पर कोई भी लांछन लगे। जब हमने उसे बहू के रूप में स्वीकार कर लिया है तो उससे हर वह मान सम्मान मिलना चाहिए जो हमारे घर की औरतों को मिलता है। अभी राघव बोला, मैं भी आपसे यही बोलने वाला था जीजाजी। ठीक है, फिर हम सब पार्टी की तैयारी करते हैं। आप काव्या के चाचा चाची से बात करिए जिससे वह भी जल्द से जल्द यहाँ आ जाए। तभी शिवांश बोला, उनसे तो मैंने कल रात ही बात कर ली है, अभी दिन तक वह घर पहुँच जाएंगे। ध्यान रहे इस बारे में काव्या और शार्विल को नहीं पता चले। यह उन दोनों के लिए एक सरप्राइज़ भी होगा और साथ ही में दो परिवारों को आपस में मिलने का मौका भी मिल जाएगा। पर आप लोग काव्या का ध्यान रखिएगा। शिवांगी ने हाँ में सर हिलाया और उसके बाद सभी ब्रेकफास्ट की तैयारी पर लग गए। इशिता थोड़ी ही देर में शार्विल के रूम में आई तो उसने देखा वहाँ काव्या अपने सूटकेस को खोलकर कुछ कपड़े निकाल रही है। जैसे ही इशिता ने डोर नॉक किया तो काव्या का ध्यान दरवाजे की तरफ गया। काव्या ने इशिता की तरफ देखा और इशिता से बोली। काव्या बोली, आप आइए। इशिता ने मुस्कुराते हुए काव्या से कहा, क्या कर रही हो, मैं कुछ मदद करूं? काव्या बोली, नहीं, मैं बस कपड़े निकाल रही थी फ्रेश होने के लिए। तभी इशिता जी बोली, अगर तुम्हें साड़ी में अनकंफर्टेबल हो तो कोई बात नहीं, दूसरी ड्रेस पहन सकती हो, जैसे कि सूट या इंडो वेस्टर्न टाइप। पर अगर साड़ी में कंफर्टेबल हो तो साड़ी पहन लो, हमारे घर में कोई दबाव नहीं रखा जाता है। काव्या ने हाँ में सर हिलाया। उसके बाद उसके सर पर इशिता ने प्यार से हाथ फेरा और वह बोली। इशिता बोली, तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो मुझे बताना, मैं हूँ यहाँ। काव्या को न जाने क्यों यह फील कभी भी दिव्यांश की माँ से नहीं आया था, और आता भी कैसे। काव्या इशिता को देखकर यही सोच रही थी कि दिव्यांश को वह पिछले 4 सालों से जानती थी और दिव्यांश की माँ उनके रिश्ते को पिछले 2 सालों से। और ऐसा प्यार, ऐसी ममता दिव्यांश की माँ उससे कभी लुटा ही नहीं पाई। और यहाँ शार्विल की माँ को देखो, जिन्हें उसके बारे में कुछ नहीं पता, वह उस पर अपनी ममता लुटा रही हैं। काव्या की आंखों में हल्के आंसू आ गए, जिन्हें देखकर इशिता बोली, क्या हुआ? काव्या बोली, कुछ नहीं, आपको देखकर मुझे मेरी चाची याद आ गई, वह भी ऐसी ही हैं। इशिता बोली, अब तुम्हारी चाची यहाँ नहीं है, पर तुम्हारी माँ तो यहाँ है। तुम मुझे बोलना, तुम्हें कुछ भी चाहिए हो तो। ये तुम्हारा भी तो परिवार है और तुम इस परिवार की बेटी हो। अभी फ्रेश होने के बाद मैं सबसे तुम्हारा इंट्रोडक्शन करवाऊंगी। वह दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी रूम में आद्या आई और उन दोनों को बात करता हुआ देख आद्या के चेहरे पर मुस्कान थी। आद्या ने रूम का दरवाजा खटखटाया। जब उन दोनों की नजरें दरवाजे पर गई तो सामने आद्या खड़ी थी। तभी इशिता आद्या से बोली, अच्छा हुआ तुम आ गई। देखना काव्या को किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो उसकी मदद कर देना, मैं तब तक नीचे दीदी के साथ हूँ। इतना कहकर इशिता ने प्यार से काव्या के गालों को सहलाया और वहाँ से चली गई। काव्या के दिमाग में बहुत से थॉट बन रहे थे। पूरे परिवार को लेकर उसके दिमाग में थॉट बनने लग गया था। वो दिव्यांश की फैमिली और शार्विल की फैमिली को कंपेयर कर रही थी। जिन लोगों को वह जानती तक नहीं थी, वह लोग उसे इतना प्यार दे रहे थे, वहीं जिन्हें वह जानती थी वह उसकी ज़िंदगी तबाह करने पर लगे हुए थे। कितना अंतर है दोनों में।
वह यही सोच रही थी, तब आद्या की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। आद्या बोली, हेलो, मेरा नाम आद्या है। मैं तुम्हारी और शार्विल की बड़ी दीदी हूँ। तुम मुझे आद्या दी बोल सकती हो। काव्या ने जैसे ही आद्या का इतना प्यार भरा शब्द सुना तो उसके चेहरे पर एक अलग सी मुस्कान आ गई। काव्या बोली, आद्या दी, आपका नाम बहुत प्यारा है। आद्या बोली, हाँ वह तो है, पता है छोटे पापा और पापा दोनों ने मिलकर मेरा नाम रखा है। काव्या आद्या से बोली, आपके परिवार में कितना प्यार है, कितना अपनापन है। आप लोग मुझे जानते तक नहीं, फिर भी इतनी ममता लुटा रहे हो, और जो जानते हैं वह ज़िंदगी बर्बाद करने पर लग गए थे। इतना कहकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। तभी आद्या काव्या से बोली, आद्या बोली, कभी कभी जो हम चाहते हैं, जो हम सोचते हैं वह नहीं होता, किस्मत में कुछ और ही मंजूर होता है। इसका मतलब यह होता है कि ज़रूर हमारी लाइफ में कुछ अच्छा होना है, तभी हमारे साथ प्रेजेंट में वह घटना नहीं हुई। देखो काव्या, मैं यह तो नहीं कह रही कि दिव्यांश की जगह तुम्हारी ज़िंदगी में कोई भी ले सकता है, लेकिन जो होना था वह हो गया। तुम्हें सच को मानना पड़ेगा कि दिव्यांश इस दुनिया में नहीं है। तुम दिव्यांश से बहुत प्यार करती हो, और प्यार एक बहुत खूबसूरत एहसास होता है। इसे मुझसे ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता। इसे तुम्हारा दर्द, तुम्हारी तकलीफ़, तुम पर अभी क्या बीत रही है, इसे मैं बहुत अच्छे से रिलेट कर पा रही हूँ। तो काव्या, मैं इतना कहना चाहूँगी कि अतीत को साथ में लेकर चलने वाले कभी खुश नहीं रह पाते। अब मुझे ही देख लो, अपने अतीत को इतना पकड़ कर बैठी हुई हूँ कि कभी अपने माँ बाप की खुशी देख ही नहीं पाई। वह मेरी चिंता में हमेशा बैठे रहते हैं, पर मेरे सामने कुछ नहीं कहते। कभी कभी दर्द इतना गहरा होता है कि हम चाह कर भी किसी और को अपनी ज़िंदगी में वह जगह नहीं दे पाते हैं। तभी काव्या बोली, आपके साथ ऐसा क्या हुआ था जो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाई दी? तभी आद्या बोली, कभी कभी ज़िंदगी हमें ऐसे रंग दिखाती है जिन रंगों की हमने कल्पना भी नहीं की होती है। काव्या, तुम बहुत खुशनसीब हो कि तुम्हारी ज़िंदगी में शार्विल है वो रंग भरने के लिए। मैं यह नहीं कह रही कि दिव्यांश को भूल जाओ, दिव्यांश की जगह तुम्हारी लाइफ में कोई नहीं ले सकता। ये बात शार्विल की, तो तुम दोनों को एक दूसरे की ज़िंदगी में एक अलग जगह बनानी पड़ेगी। कोई भी इंसान किसी की जगह कभी नहीं ले सकता, और ना ही हम उसे दे सकते हैं। जैसे तुम शार्विल के लिए अनजान हो, वैसे ही शार्विल भी तुम्हारे लिए अनजान है। एक दूसरे को जानने की कोशिश करोगे तो शायद एक दूसरे के साथ ज़िंदगी बिता पाना बहुत आसान होगा। बाकी हम तो हैं तुम्हारे साथ हर पल खड़े रहेंगे। इतना कहकर आद्या चुप हो गई। तो वहीं उसकी बातें सुन काव्या काफ़ी शांत महसूस कर रही थी। काव्या बोली, थैंक यू दी, आप सच में बहुत अच्छे हो। आप सभी लोग, मैंने एक्सेप्ट नहीं किया था कि इतनी आसानी से आप लोग यह सब स्वीकार कर लोगे, जबकि इसमें गलती मेरे चाचा जी की है। शार्विल जी तो ये शादी करना भी नहीं चाहते थे। मेरे चाचा की मजबूरी की वजह से उन्हें और शादी करनी पड़ी। कभी कभी तो लग रहा है कि यह रिश्ता शायद मजबूरी का है। क्या पता शार्विल जी की ज़िंदगी में कोई और हो जिसके बारे में हम में से किसी को ना पता हो, और ज़बरदस्ती रिश्ते निभाकर मैं उनके साथ कोई अन्याय नहीं कर सकती। तभी आद्या बोली, तुम चिंता मत करो, मैं शार्विल से बात करूँगी। देखो काव्या, धीरे धीरे ही सही, पर तुम्हें आगे बढ़ना होगा शार्विल के साथ, और शार्विल को भी समझना होगा कि तुम उसकी जिम्मेदारी के साथ साथ उसके लिए क्या अहमियत रखती हो। पति पत्नी का रिश्ता सिर्फ जिम्मेदारियों से भरा नहीं होता, उसमें प्रेम, समर्पण दोनों चाहिए होता है। बाकी तुम खुद समझदार हो, पढ़ी लिखी हो, लड़की हो, डॉक्टर हो, तुमने दुनिया देखी है। अपने रिश्ते को कैसे बचाना है, कैसे आगे बढ़ाना है, इसे तुमसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। हमारा काम तो मैं सिर्फ तुम्हें सपोर्ट कर सकती हूँ। बाकी अपनी ज़िंदगी में रास्ते तुम्हें खुद बनाने होंगे। चलो आप फ्रेश हो जाओ, इसके बाद थोड़ी देर में मैं नीचे तुम्हें बुलाने आ जाऊँगी। और हाँ, अगर साड़ी नहीं पहनी जा रही तो कोई बात नहीं, मेरे पास और ड्रेस है, मैं ले आऊँगी, तुम उन्हें पहन लेना। शाम को पार्टी है, पार्टी किस चीज़ की है तुम्हें नीचे आते ही हॉल में पता चल जाएगा। फ़िलहाल के लिए इतना बता देती हूँ कि हम सोच रहे हैं तुम्हारी शादी की अनाउंसमेंट भी कर दी जाए। शार्विल कोई आम आदमी नहीं बल्कि काफ़ी बड़ा बिजनेसमैन है, इतना तो तुम जानती हो। काव्या बोली, हाँ, शार्विल जी के बारे में बहुत कुछ सुना है दिव्यांश के मुँह से। उनका केयरिंग नेचर, पता है जब वह शादी में आए थे ना, तो दिव्यांश उनकी बहुत बात करता था। आद्या मुस्कुराते हुए यह सारी बातें सुन रही थी। तो वहीं काव्या शार्विल के बारे में आद्या को बता रही थी कि कैसे शार्विल ने उसका सपोर्ट करा जब वह तो टूट चुकी थी, लेकिन शार्विल जी ने सबके सामने यह एक्सेप्ट करा कि वह उसे पत्नी मानता है। काव्या ने तो आद्या को यह तक बताया कि श्रुति शार्विल को पसंद करती थी। आद्या ने जब श्रुति के बारे में सुना तो वह एक पल के लिए हल्का डर सी गई कि कहीं श्रुति इन दोनों की ज़िंदगी में कोई जहर ना घोल दे, पर उसने अपने इस डर को काव्या के सामने उजागर नहीं होने दिया। आद्या काव्या से बोली, अच्छा तुम फ्रेश हो जाओ, दिन में शॉपिंग करने भी जाना है हमें, तुम्हारे लिए पार्टी ड्रेस भी लेनी है, और वैसे भी तुम्हारे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ प्लान किया है। काव्या बोली, सरप्राइज़ कैसा?
आद्या और काव्या एक दूसरे से बहुत खुल चुके थे। तभी आद्या काव्या से बोली, यह तो पार्टी में पता चलेगा। इतना कहकर आद्या ने काव्या के गालों पर हल्का सा थपथपाया और फिर फ्रेश होने के लिए उसे भेज दिया। काव्या फ्रेश होने के लिए बाथरूम में जा चुकी थी। उसे जाता देख आद्या के चेहरे पर मुस्कान थी। आद्या खुद से बोली, श्रुति के बारे में पता लगाना पड़ेगा, कहीं यह तुम्हारे रिश्ते को बिगाड़ने के लिए कोई नई चाल न चले, क्योंकि ऐसी लड़कियां किसी भी हद तक जाने को तैयार होती हैं। जहाँ तक मुझे लग रहा है श्रुति चुप बैठने वालों में से तो नहीं है। अब तक तो उसके दिमाग में कुछ खुरापाती आइडिया काम कर चुका होगा। मुझे इसके बारे में शिवांग और रियांश से बात करनी पड़ेगी। साथ ही में शार्विल को भी समझाना पड़ेगा, पर शार्विल है कहाँ? शार्विल रियांश और शिवांग के कमरे में था, जहाँ शिवांग और रियांश दोनों ही शार्विल को इस शादी को निभाने के लिए समझा रहे थे। शार्विल समझ तो रहा था। तभी रियांश ने शार्विल से सीधा पूछा। रियांश शार्विल से बोला, मुझे एक बात सच सच बता, क्या तेरी लाइफ में कोई और लड़की है जिस कारण तू काव्या के साथ अपने इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा सकता? देख, अगर ऐसा है तो पहले ही क्लियर कर दे, वैसे ही बहुत रिश्ते कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहे हैं। तभी शार्विल बोला, नहीं भाई, मेरी लाइफ में कोई लड़की नहीं है। मैं काव्या के साथ रिश्ता निभाने को तैयार हूँ, पर काव्या इस रिश्ते को निभाए तो बात बने। मैं मानता हूँ उसने दिव्यांश को खोया है। दिव्यांश मेरा भी बहुत अच्छा दोस्त था, मेरा बेस्ट फ्रेंड था। मैंने भी दिव्यांश को खोया है, पर मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ कि मेरे दोस्त के प्यार को मैं कैसे अपनी ज़िंदगी में जगह दे सकता हूँ। मैं मानता हूँ मुझे काव्या से पहली नज़र में प्यार हो गया था, लेकिन जब मुझे पता चला कि काव्या और दिव्यांश एक दूसरे से प्यार करते हैं तो मैं अपने कदम तभी पीछे हटा लिए थे जब मैंने पहली बार यूनिवर्सिटी में काव्या को देखा था। याद है, काव्या और दिव्यांश जब मुझे यूनिवर्सिटी कैफ़े में मिलने आए थे, तब दिव्यांश ने पहली मुलाकात मेरी काव्या से हुई थी। काव्या वहाँ सिंपल सी, सबसे अलग लग रही थी। एक ही नज़र में वह मेरे दिल पर घर कर गई। वह लड़की मेरे दिल में घर करती जा रही थी और मैं कुछ नहीं करता जा रहा था। फिर वह समय आया जब मेरा दिल टूटा, जब मुझे यह पता चला कि काव्या और दिव्यांश एक दूसरे से प्यार करते हैं और उनका यह रिलेशनशिप काफ़ी पुराना है। उन दोनों के रिलेशनशिप को 2 साल हो चुके थे। उसी दिन मुझे पता चला कि काव्या और दिव्यांश एक दूसरे से प्यार करते हैं। हाँ, बुरा लगा था, लेकिन मैं पीछे हट गया था। तब उतना बुरा नहीं लगा, पर आज बुरा लग रहा है भाई। काव्या बेशक मेरी पत्नी है, पर वह आज भी दिव्यांश से प्यार करती है। वह मुझे कभी वह हक नहीं दे सकती जो उसने दिव्यांश को दिया है। उसकी ज़िंदगी में मेरी जगह वह कभी नहीं बन सकती जो शायद दिव्यांश की हो। तभी शिवांग शार्विल के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, तो तुझे कौन कह रहा है मेरे भाई दिव्यांश की जगह लेने को? तुझे एक अपनी अलग जगह बनानी पड़ेगी। जैसी हम सबके दिल में हर किसी के लिए अलग अलग जगह है, अलग अलग फीलिंग्स हैं, वैसे ही तुझे भी काव्या के दिल में एक अलग सी जगह बनानी पड़ेगी। उसकी ज़िंदगी में उसे यह एहसास दिलाना होगा कि वह तेरी लाइफ में क्या मैटर करती है और तू उसकी लाइफ में क्या मैटर करता है। देख शार्विल, काव्या का मन में अभी बहुत कोमल और नाजुक अवस्था में है। अगर उसके दिल पर किसी भी प्रकार का कोई चोट हुई तो वह बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। हम मानते हैं तो काव्या से प्यार करता था, पर यह बात अब तेरे दिल में ही दब के रह जाए तो बेहतर होगा। कहीं काव्या कुछ उल्टा ना सोच बैठे, उसे गलतफहमी ना हो जाए कि तूने उससे शादी जानबूझकर तो नहीं की। यह तुम दोनों के रिश्ते में दरार ला सकती है। इसलिए कह रहा हूँ, अपने इस रिश्ते को फिर से शुरू कर, एक नई दिशा में ले जा। देखना, तुम दोनों जल्द ही एक हेल्दी रिलेशनशिप में रहोगे, जैसे मम्मी पापा का रिश्ता है। देखना, वैसा रिश्ता तुम दोनों के साथ भी होगा। हमारी बेस्ट विशेस है तेरे साथ। चल अब तू फ्रेश हो जा, थोड़ी देर में ब्रेकफास्ट भी लग जाएगा। मम्मी बुलाएगी। और हाँ सुन, जितना हो सके काव्या को कंफर्टेबल फील कराने की कोशिश कर। काव्या फैमिली से उतना अटैच होगी, उससे कहीं ज़्यादा उसका अटैचमेंट तेरे साथ होना चाहिए। उसे लगना भी नहीं चाहिए कि तू यह शादी मजबूरी में निभा रहा है। बेशक तुम दोनों की शादी जल्दबाजी में हुई, पर मजबूरी तो नहीं थी। तू काव्या से प्यार करता है और इस प्यार को निभा। प्यार समर्पण मांगता है। काव्या और दिव्यांश के रिश्ते पर तू समर्पित हो गया तो काव्या तेरी और हमेशा के लिए समर्पित हो जाएगी। तुझे दिव्यांश को भी एक्सेप्ट करना होगा। भले ही वह उसकी लाइफ में ना हो, पर वह उसकी लाइफ का एक अहम हिस्सा ज़रूर था। तू इसे झुठला नहीं सकता। मेरे भाई, प्यार बहुत खूबसूरत एहसास है और बिना प्यार के शादी निभाना नहीं, केवल काटना होती है। अपने रिश्ते में, अपनी ज़िंदगी में, अपने खुशहाल वैवाहिक जीवन में किसी तीसरे को कोई भी नफ़रत के बीज मत बोने देना, फिर चाहे वह कोई भी क्यों ना हो। तेरा दोस्त, तेरी फैमिली मेम्बर, तेरे करीबी से करीबी क्यों ना हो। जहाँ बात तुम दोनों की आए तो वहाँ तुम दोनों नहीं, तुम दोनों एक हो। बाकी तो समझदार है, इतना बड़ा बिजनेसमैन है, बातों को समझता है, और हम तो तेरे साथ हैं ही। चल अब जा, तैयार हो जा और काव्या से भी थोड़ी बात कर लेना, ताकि उसे भी अच्छा लगे। हम लोग भी
जितना हो सके अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे उसे कंफर्टेबल फील करवाने की। ना सुन शार्विल ने हाँ में सर हिलाया और वहाँ से फ्रेश होने के लिए अपने रूम में चला गया। वहीं शिवांग और रियांश उसे जाता हुआ देख रहे थे। रियांश शिवांग से बोला, भाई क्या सच में शार्विल और काव्य एक दूसरे को अपना पाएंगे? शिवांग बोला, उम्मीद और विश्वास तो मुझे यही है कि यह दोनों अपने रिश्ते को बखूबी निभाएंगे, बशर्ते दोनों के बीच में कोई तीसरा ना आ जाए। तभी दरवाजे पर एक आवाज़ पड़ी जिसे सुनकर शिवांग और रियांश दोनों ही दरवाजे की तरफ देखने लगे। आखिर किसकी थी वह आवाज़ और कौन आया है दरवाजे पर, जानेंगे कहानी के आने वाले भाग में। आने वाला है कोई कहानी में बड़ा नया तूफान, जो देगा इस कहानी को पूरी तरीके से एक नया मोड़। यह तो आने वाला वक्त बताएगा। आपको कहानी का यह भाग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।